हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मूल्यह्रास और निवेश। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे मूल्यह्रास क्या होता है और निवेश क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है इकोनॉमिक्स की सारी वीडियो मिल जाएंगी, क्लास 12th की और 11th की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मूल्यह्रास और निवेश। तो आज की वीडियो में यही हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम मूल्यह्रास को समझेंगे, उसके बाद हम निवेश को समझते हैं। सबसे पहले क्या है, आपका यहाँ पर जो दे रखा है ये हमारा मूल्यह्रास है। अब सबसे पहले मूल्यह्रास का मीनिंग क्या होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम मूल्यह्रास, अगर हम मूल्यह्रास की बात करें तो यहाँ पर जो मूल्यह्रास है हमारा, इसका मतलब होता है इंग्लिश में अगर इसको कहें तो डेप्रीसिएशन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, अगर अकाउंटेंसी में आपने पढ़ा है तो यहाँ पर डेप्रीसिएशन होता है। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। तो यहाँ पर हिंदी में इसे मूल्यह्रास कहते हैं और इंग्लिश में इसे डेप्रीसिएशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डेप्रीसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मूल्यह्रास का अभिप्राय स्थिर परिसंपत्तियों के उपयोग के कारण, यानी जो स्थिर परिसंपत्ति होती है उसमें उपयोग होता है के कारण जो है उनके मूल्य में जो है कमी या हानि से होता है। क्या है, उनके मूल्य में हानि से होता है। तो सर यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर इस तरह से ये घर है। ठीक है, ये फैक्ट्री है। क्या है, ये फैक्ट्री। अब यहाँ पर क्या है, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री। ठीक है, तो क्या चीज़ है, ये फैक्ट्री है। अब ये फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर क्या लगी हैं, बहुत सारी मशीनें लगी हैं, बहुत सारी क्या लगी हैं, मशीन लगी है। अब ये मशीनें हैं, मशीनें, ठीक है, मशीनें लगी हैं। क्या लगी हैं कि ये लिफ्ट, यहाँ पर ये फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी मशीनें लगी हैं। तो मशीनें लगी हैं तो क्या होगा, ये मशीन जो है, यहाँ पर मान लीजिए इसने ये मशीन जो है 2 लाख रुपए की खरीदी गई। जब ये नई थी मशीन, इस फैक्ट्री में लेकर आए थे तो इसकी कीमत कितनी थी, 2 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी गई। जब यहाँ पर इस मशीन को नई बार पहली बार जब इस मशीन को पहली बार खरीदा गया तो इस जब इस मशीन को पहली बार खरीदा गया तो इसकी जो कीमत थी वो 2 लाख रुपए कीमत थी। ठीक है, ये मशीन कितनी थी, 2 लाख रुपए की थी जब इसको पहली बार लेकर आए फैक्ट्री में। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, यानी मान लीजिए 3 साल के बाद, 3 साल के बाद, 3 साल बीतने के बाद, जब 3 साल बीत गए उसके बाद इस मशीन की जो है काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी खराबियां आई। ठीक है, और काफ़ी जो है ये बहुत ज़्यादा चल चुकी है। अब इसकी जो कीमत है, अगर मैं इसको बेचने जाऊं तो यहाँ पर 2 लाख रुपए मुझे कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो इस मशीन की मुझे 2 लाख रुपए दे दे। नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। अगर आप कोई भी, अगर मान लीजिए आपने कोई बाइक खरीदी है, साइकिल खरीदी है, तो अगर आपने वो बाइक जिस कीमत पर खरीदी है, खरीदने के बाद आप उसी कीमत पर आप उसे नहीं बेच सकते। आपको जो है उससे कम कीमत पर ही बेचना पड़ेगा। और अगर आपने उसे यूज कर लिया काफ़ी सालों तक तो आप उसके और भी कम उसकी कीमत हो जाएगी। तो इसी तरह से मशीन की कीमत होती है। यहाँ पर काफ़ी समय से 2 लाख की मशीन थी और उसको काफ़ी समय, 3 साल हो चुका है, 3 साल होने के बाद जो है उसको बहुत ज़्यादा यूज हो चुका है। उसके बाद यूज होने के बाद उसकी जो कीमत है अब 1 लाख रुपए ही रह गई है। कितनी रह गई है, 1 लाख रुपए ही रह गई है। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया इसकी कीमत आधी हो गई। तो ये जो कीमत गिरावट आई है इसे हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। अब इसको कैसे निकाल देंगे, यहाँ पर जो वैल्यू है इस पहले वाली वैल्यू से इसको माइनस कर देंगे तो आपका जो है 1 लाख रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए डेप्रीसिएशन आपका आ जाएगा। तो इस तरह से डेप्रीसिएशन आपका निकल कर आता है। ठीक है, इसे क्या है, अब देखिए इसे स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहा जाता है। कि स्थिर पूंजी, अब क्या है, हमारी मशीन जो है एक स्थिर पूंजी है कि आपने एक बार खरीद ली तो आपकी एक तरह से संपत्ति हो गई लंबे समय के लिए। ठीक है, काफ़ी लंबे समय के लिए। लेकिन जब ये चलेगी तो आपकी जो स्थिर पूंजी है, यानी एक तरह से क्या है, स्थिर पूंजी है, यहाँ पर ये चलेगी तो इसमें घिसावट आएगी, जिसके कारण यहाँ पर डेप्रीशिएशन हो जाएगा, यानी मूल्यह्रास हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो है कम हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद किसी भी परिसंपत्ति का मूल्य ह्रास निम्न कारणों से होता है। अब यहाँ पर कैसे होता है, इसके कुछ कारण होते हैं, ठीक है, वो हम समझते हैं कैसे होता है। अभी हमने देखा कि समय के साथ होता है, ठीक है। अभी देखिए सामान्य टूट फूट के कारण होता है। मान लीजिए आपने मशीन लेकर आए, मशीन लेने के बाद आपने जो है यहाँ पर कुछ खराबी आ गई, गिर गई, टूट गई, ठीक है, यहाँ पर इस मशीन पर कुछ गिर गया, तो यहाँ पर इससे क्या होगी, ये मशीन की टूट फूट हो जाती है, नट खो जाता है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें टूट फूट होती रहती हैं। तो वो जो टूट फूट होती रहती हैं, उनका क्या जो है, उनसे जो नुकसान होता है, वो उनसे जो मशीन की वैल्यू में कमी आती है, वो हमारा ये कारण बनता है, टूट फूट का कारण हो सकता है। उसके बाद आकस्मिक जो है हानि का, आकस्मिक हानि का मतलब जो है अचानक से खराबी आ जाती है, ठीक है, अचानक से खराबी आ जाती है, तो इससे क्या होगा, इस मशीन पर जो पैसा लगेगा, ठीक है, उसकी पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो इस तरह से की वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन एक तरह से लगेगा, मूल्य ह्रास, तो आकस्मिक हानि से हो सकती है इसकी वैल्यू कम। तो सीधी सी बात है, जब आपके परिसंपत्ति की वैल्यू कम हो, जैसे कि मशीन की वैल्यू है, आपकी जो है स्थिर पूंजी की वैल्यू कम होती है, तो उसे मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही होता है। उसके बाद आता है, यही तो कहा गया है, यहाँ परिसंपत्ति के उपयोग के कारण, जब यहाँ पर जब उसका उपयोग होता है, किसी परिसंपत्ति का उपयोग होता है, यानी ऐसी परिसंपत्ति, स्थिर परिसंपत्ति का जब उपयोग होगा, यानी उसका उपयोग किया जाएगा, उस उपयोग के कारण जब उसके मूल्य में कमी आएगी, तो उसे मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आकस्मिक हानि से हो सकता है, टूट फूट से हो सकता है, अप्रत्याशित अप्रचलन से हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अप्रचलन, अप्रत्याशित अप्रचलन का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर किस तरह से हो सकता है कि यहाँ पर मान लीजिए ये मशीन हमने खरीदी थी, ठीक है, अब मार्केट में क्या हो गया, अब इसी प्रकार की यही वाला काम करने वाली, मान लीजिए ये हमने सिलाई मशीन खरीदी थी एक, ठीक है, अब ये क्या है, सिलाई का काम करती है मशीन, और बहुत ही अच्छी मशीन थी, हमने बहुत सालों तक, 3 साल तक इसको यूज कर लिया, और यूज करने के बाद अब हम मार्केट में जो है, यहाँ पर बाजार में, ठीक है, बाजार में क्या आ चुकी है, बाजार में बहुत सारी नई मशीनें आ चुकी हैं, जो कि यहाँ पर और नए नए फीचर होते हैं उसके पास, और नई मशीनें हैं जो कि बहुत ही जल्दी काम को ख़त्म कर देती हैं। तो यहाँ पर ये वाली मशीन जो है, उन मशीनों का मुकाबला नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका प्रचलन खत्म हो जाएगा, और जो नई मशीनें होंगी, उनका जो है प्रचलन चालू हो जाएगा। तो नई मशीन का प्रचलन चालू, और यहाँ पर नई पुरानी मशीन खत्म होती जाएगी धीरे धीरे। तो क्या होगा, पुरानी मशीन की वैल्यू और कम हो जाएगी, उसकी कीमत और कम हो जाएगी। तो इसी कहते हैं अप्रचलन के कारण। अप्रचलन किस होता है। उसके बाद तकनीक में परिवर्तन, तकनीक में परिवर्तन मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, ये पुरानी पद्धति पर चलती थी, अब ये नई टेक्नोलॉजी पर चलती है। तो इस तरह से जो है इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। मांग में परिवर्तन, अब मान लीजिए यहाँ पर लोगों को क्या मतलब, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर ये वाली मशीन है, अब पहले लोग जब ये नई नई मार्केट में आई थी, तो लोग इसको पसंद करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जब कोई नई दूसरी चीज़ आ गई इसी तरह की, उसमें ज़्यादा फीचर हैं, तो लोग क्या करेंगे, लोगों की मांग, लोग जो है इस मशीन की तरफ जल्दी जाएंगे, तो ये मशीन ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये मशीन ज़्यादा खरीदेंगे, तो उसकी मांग से क्या होगा, इसकी बिक्री कम हो जाएगी, तो इसकी जो है वैल्यू कम होने लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से मूल्य ह्रास ये जो है यहाँ पर कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। पहला सामान्य टूट फूट होता है, आकस्मिक हानि होती है, अप्रत्याशित अप्रचलन होता है, मांग में परिवर्तन, तकनीक में परिवर्तन, और एक समय का प्रभाव भी होता है, जो यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये हमारा आपका मूल्यह्रास हो गया। अब नेक्स्ट, ये जो हमारा हो गया मूल्यह्रास हो गया, और नेक्स्ट हम देखते हैं मूल्यह्रास के बाद हमारा आता है निवेश। निवेश की बात करें, निवेश का मतलब क्या होता है, एक लेखा वर्ष, यानी एक लेखा वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को निवेश कहा जाता है। इसे जो है पूंजी निर्माण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लेखा वर्ष, एक वर्ष यानी ए, यहाँ पर 1 अप्रैल क्या होता है, 1 अप्रैल, अप्रैल से लेके 31 मार्च, मार्च, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च का आपका एक वर्ष होता है, जो कि बिजनेस में होता है, ठीक है, एक वर्ष होता है।
यहाँ पर एक लेखा वर्ष इसे कहते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक लेखा वर्ष होता है। इसके दौरान जो होता है आपकी पूंजी स्टॉक में वृद्धि, यानी जो पूंजी स्टॉक में होने वाली जो वृद्धि है उसे निवेश कहेंगे। अब मान लीजिए, अब निवेश का मतलब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये भाई फैक्ट्री का मालिक है। यहाँ पर इसके पास क्या है, एक फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री में इसने क्या कर रखा है, इस फैक्ट्री के अंदर इसने जो है एक, यहाँ पर इस फैक्ट्री के अंदर एक दो मशीनें लगा रखी हैं, यहाँ पर 3 मशीनें लगा रखी हैं, ठीक है। अब इस फैक्ट्री के अंदर इस मालिक ने जो है 2 3 मशीनें लगा रखी हैं। अब ये क्या करता है, यहाँ पर एक मशीन और लगाता है, यहाँ पर एक मशीन और लगा देता है एक्स्ट्रा, ठीक है, एक मशीन और लगा देता है। तो यहाँ पर जो इसने, इसकी परिसंपत्ति कितनी थी, पहली परिसंपत्ति यहाँ पर देखिए, पहली एक थी, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। अब पहली एक दो तीन, तीन तो पहले से थी, लेकिन चौथी इसने एक और इसके अंदर लगा दिया, ठीक है। तो इसने ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए, पहले संपत्ति 3 मशीनों की थी, अब संपत्ति कितनी की हो गई, 4 की। तो यहाँ पर स्थिर परिसंपत्ति में जब वृद्धि होती है, पहले कितनी थी, इसके 3 मशीनें थी, अब कितनी हो गई, 4 मशीनें हो गई, यानी एक मशीन बढ़ गई। तो यहाँ पर स्थिर परिसंपत्ति में जब वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं निवेश। आई होप दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गया कि निवेश क्या है। उसके बाद देखिए, निवेश के घटक होते हैं कुछ। स्थिर निवेश होता है, माल सूची निवेश होता है, और माल सूची निवेश की कुछ यहाँ पर विस्तार से दे रखा है, इसे हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे स्थिर निवेश। स्थिर निवेश का मतलब हुआ कि स्थिर निवेश एक लेखा वर्ष के दौरान, यहाँ पर देखिए एक लेखा वर्ष इस्तेमाल किया गया है। लेखा वर्ष का मतलब हुआ एक वित्तीय वर्ष जो होता है हमारा, यहाँ पर एक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात कर रहा है, ये जो है आपका एक लेखा वर्ष होता है। उसके बाद एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादों की स्थिर, यानी उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति में, यानी स्थिर परिसंपत्ति का जो स्टॉक है, इसका स्टॉक कितना था, 3 मशीनों का था। अब इसने एक और मशीन लगा दी, अब स्टॉक कितना हो गया, 4 मशीनों का हो गया। स्टॉक में वृद्धि होती है, यानी होने वाली वृद्धि को इस स्थिर विनिवेश कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या बात करी की है कि जो परिसंपत्ति है, कैसी परिसंपत्ति है, स्थिर परिसंपत्ति। स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक में वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। जो स्थिर परिसंपत्ति है उसके स्टॉक में वृद्धि होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तो उसे स्थिर निवेश कहेंगे, ठीक है। तो स्थिर थी पहले मशीनें, ये स्थिर परिसंपत्ति थी इसकी, और इसके स्टॉक में जब वृद्धि की इसने, तो ये हमारी कहाँ आएगी, स्थिर निवेश में कहलाएगी, आएगी। उसके बाद आता है माल सूची निवेश। अब माल सूची निवेश का मतलब क्या हुआ कि एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों के माल सूची स्टॉक में, यानी एक लेखा वर्ष के दौरान स्टॉक, यहाँ पर उत्पादकों के माल सूची स्टॉक में जो वृद्धि होगी उसे माल सूची निवेश कहते हैं। अब यहाँ पर ये कैसे होगा, इसको मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। ये क्या चीज़ है, ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये भी फैक्ट्री है, यहाँ पर क्या है, ये फैक्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री है। यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री है, गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है। अभी यहाँ पर इतना, इसके इस फैक्ट्री में जो है एक दो और तीन, मान लीजिए इतने, एक दो तीन चार पाँच, 5 कमरे हैं, ठीक है। कितने कमरे हैं, यहाँ पर 5 कमरे हैं, और इसका काम क्या होता है, ये फैक्ट्री जो है गुड़ बनाती है। यहाँ पर ये खेत है, और यहाँ से खेत से ये जो फैक्ट्री के मालिक हैं, यहाँ पर गन्ने लेके आते हैं गुड़ बनाने के लिए। तो यहाँ एक कमरा भरा हुआ है, 2 कमरे, इस 3 कमरे इसने भरे रखे हैं पहले से, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर और लेके आता है, इस कमरे को भी भर देता है, यानी इसने 4 कमरे भर लिए, ताकि ये जो है गुड़ बना सके गन्ने से। तो गन्ने के 4 कमरे भर गए। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस जो कच्चा माल है, जब भी कच्चे माल में जैसे कोई वस्तु बनानी है, जैसे यहाँ पर गन्ना क्या है, कच्चा माल है, और गुड़ क्या है, एक फाइनल है। तो यहाँ पर क्या है, गन्ने का इस्तेमाल करके गुड़ बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर मध्यवर्ती माल, यानी मध्यवर्ती वस्तु क्या है, गन्ना है। और गन्ने में जब वृद्धि होगी, यानी माल सूची में, जो कि हमें लास्ट सामान बनाने के लिए जो सामान चाहिए, उस सामान में अगर वृद्धि होगी तो उसे माल सूची निवेश कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, माल सूची निवेश कहेंगे। जो जैसे कि मान लीजिए हमें और कुछ बना, मान लीजिए हाँ,
यहाँ पर हमें अ, आलू चाहिए। आलू मैं ये लेता हूँ, आलू वाला ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक फैक्ट्री है जो कि आलू का इस्तेमाल करके चिप्स बनाती है। ठीक है, चिप्स बनाती है। आलू का इस्तेमाल करके क्या बनाएगी, चिप्स बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर मैं 10 किलो आलू, 10 किलोग्राम आलू का इस्तेमाल करके चिप्स बना रहा था, अब मैं क्या करूँगा, 20 किलो आलू का इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने आलू की संख्या को बढ़ा दिया। तो यहाँ पर जो आलू की संख्या बढ़ी है, मैंने कितना निवेश किया, 10 किलोग्राम बढ़ाया। तो 10 किलोग्राम निवेश किया। तो इस तरह से जब हम 10 किलोग्राम निवेश करेंगे तो यहाँ पर 10 किलोग्राम आलू की संख्या जो है बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर 10 किलोग्राम निवेश हो गया। तो ये माल सूची, जब कच्चे माल में वृद्धि करेंगे तो उसे कहेंगे हम यहाँ पर माल सूची निवेश। आई होप हो गया होगा क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर निवेश तैयार क्या होता है। यहाँ पर निवेश यानी तैयार वस्तुएं होती हैं ये, और अर्ध तैयार वस्तुएं भी होती हैं, कच्चा माल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या शामिल होता है, तैयार वस्तुएं हो सकती हैं इसमें माल सूची में। उसके बाद आता है अर्ध तैयार, आधी तैयार हो सकती हैं, या कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल हो सकती हैं। अब देखते हैं यहाँ पर निवेश के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं, निवेश के क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, वो जल्दी से हम देखते हैं। चलिए, अब निवेश के प्रकार की बात करें तो पहला निवेश का जो प्रकार है हमारा है यहाँ पर एक लेखा वर्ष के दौरान। क्या है हमारा, एक लेखा वर्ष के दौरान जो है उत्पादक द्वारा परिसंपत्ति और माल जो है सूची स्टॉक को खरीदने के लिए किए गए कुल व्यय को सकल निवेश कहते हैं। सबसे पहले सकल निवेश की बात करें, निवेश के प्रकार में पहला होता है सकल निवेश और दूसरा होता है हमारा शुद्ध निवेश। सकल निवेश का मतलब होता है एक लेखा वर्ष के दौरान, एक साल के अंदर एक यहाँ पर एक अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक में जो है द्वारा उत्पादक के द्वारा परिसंपत्ति और माल सूची स्टॉक को खरीदने के लिए कुल व्यय, यानी जो कि हमने क्या कहा था, अभी पढ़ा था ना, कि माल सूची, जो कि किसी वस्तु को बनाने के लिए जितना माल चाहिए हमें, उसकी सूची में वृद्धि कर दें। ठीक है, उसकी मात्रा को बढ़ाएं, और साथ ही जो है परिसंपत्ति में बढ़ाएं, हम परिसंपत्ति बढ़ाएं, मशीनों को बढ़ाएं। यानी जब सभी को मिला दिया जाए, जो अभी पढ़ा ना हमने कि कौन कौन सा पढ़ा है अभी देखा, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने स्थिर निवेश और माल सूची निवेश, अब इन दोनों को जोड़ दें, कौन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर देखिए स्थिर निवेश आ जाएगा। यहाँ पर स्थिर निवेश, स्थिर, ठीक है, निवेश, स्थिर निवेश प्लस माल सूची, माल सूची, ठीक है, माल सूची निवेश। तो यहाँ पर माल सूची निवेश, तो इस तरह से यहाँ पर अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ, स्थिर निवेश और माल सूची निवेश को जोड़ दूँ, तो ये क्या मिलेगा मुझे, सकल निवेश मिलेगा। सकल का मतलब होता है पूरा निवेश। अब आता है शुद्ध निवेश। शुद्ध निवेश का मतलब होता है शुद्ध निवेश में उत्पादक द्वारा किए गए जो है निवेश, सकल निवेश की मात्रा में मूल्यह्रास को घटाने के बाद प्राप्त जो है निवेश को शुद्ध निवेश कहते हैं। तो शुद्ध निवेश कैसे निकलता है, शुद्ध निवेश प्राप्त करने के लिए आपको, शुद्ध निवेश जो है प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा। अगर आपको मूल्यह्रास नहीं पता क्या है, तो आपको जो है पिछली वीडियो देखनी चाहिए, उसमें मूल्यह्रास बता रखा है यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मूल्यह्रास देख सकते हैं। मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है, डेप्रीशिएशन होता है, डेप्रीशिएशन शिएशन। ठीक है, क्या होता है, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कि किसी वस्तु में, यानी ऐसी परिसंपत्ति, स्थिर परिसंपत्ति जिसमें कि रखे रखे, यानी समय के साथ जो है रखे रखे जो है उसके इस्तेमाल से जो है उसकी वैल्यू में कमी आती है, मतलब उसकी जो है कीमत कम हो जाती है अपने ही आप, तब उसे डेप्रीशिएशन कहते हैं। जितनी कीमत होती है कम, उतना उसका डेप्रीशिएशन कहलाता है। ठीक है, माइनस हो जाती है, डेप्रीशिएशन कहलाता है। तो अगर हम इसमें से देखिए स्थिर निवेश, यहाँ पर जो क्या मतलब, स्थिर निवेश मशीन को खरीदने पर कितना व्यय करा, जो कि एक मशीन खरीदी, उसके बाद जो है माल खरीदा कोई, इन दोनों को खरीदने में कितना व्यय करा है, यानी खर्चा कितना हुआ है, इन खर्चों को जोड़ेंगे तो पूरा खर्चा जो जुड़ेगा वो सकल निवेश कहलाएगा। और इस खर्चे में से मूल्य ह्रास माइनस करेंगे, मूल्य ह्रास। ठीक है,
अगर मूल्यह्रास को माइनस कर दिया तो हमें जो मिलेगा वो हमारा शुद्ध निवेश मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया सकल निवेश और शुद्ध निवेश क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा निवेश के घटक। निवेश के घटक कितने होते हैं? निवेश के घटक हमारे होते हैं यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थिर निवेश और माल सूची निवेश। उसके बाद निवेश के प्रकार होते हैं शुद्ध सकल निवेश और शुद्ध निवेश। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे अब क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट्स जो जो मैंने अभी आपको बताए हैं। देखिए अगर आपको ये सकल निवेश जो है स्थिर निवेश अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप जो है राष्ट्रीय आय नहीं निकाल सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आता ही आता है एग्जाम में। अगर आपको राष्ट्रीय आय निकालना सीखना है और आपको जो है राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, राष्ट्रीय आय को समझना है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करें। क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएंगे तो राष्ट्रीय आय भूल जाइए, आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं और साथ ही ये टॉपिक जो है 2 से 3 नंबर में आ जाते हैं पेपर में, तो आप इसको कर सकते हैं। ये क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है यहाँ पर टॉपिक था, जो कि मैंने आज आपको करा दिया है। और अगर ये वैसे टॉपिक तो आप कॉलेज में हैं तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो है टॉपिक वैसे सेम ही होते हैं, बस आपको कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है और जो है क्लास 12th में थोड़ा सा कम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यही कारण है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।